लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। सोचिए एक ऐसे बादशाह के बारे में जो अपने महल के बाहर न्याय के लिए सोने की जंजीर लगवाता है। 60 घंटियों वाली भारी जंजीर जिसे कोई भी आम आदमी बजाकर सीधे सम्राट से इंसाफ मांग सकता है। सुनने में ये किसी आदर्श राजा की कहानी लगती है, लेकिन यही राजा अपनी डायरी में लिखता है कि उसने लोगों की जिंदा खाल उधेड़ने के आदेश दिए। मैं बात कर रहा हूं मुगल साम्राज्य के चौथे बादशाह और अकबर के बेटे जहांगीर की। अक्सर जहांगीर की बात करते टाइम उसे एक कला प्रेमी, एक इंसाफ पसंद राजा के तौर पर देखा जाता है, लेकिन उसकी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आपको पता नहीं होंगी, क्योंकि इनके बारे में बहुत कम पढ़ाया जाता है और बहुत कम इस पर बात होती है। लेकिन ये सभी बातें हमें पता चलती हैं जहांगीर की अपनी लिखी डायरी तुजुके जहांगीरी यानी जहांगीरनामा से। दरबार की तारीफों से अलग ये डायरी अपने आप में एक डार्क लेटर है। इस डायरी में खून है, धोखा है, अफीम की गहरी लत है। मसलन जहांगीर ने अपनी डायरी में लिखा है कि खुसरो के 2 मुख्य जनरलों हुसैन बेग और अब्दुल रहीम को अजीबोगरीब सजा दी गई। एक को ताजे कटे हुए बैल की खाल में और दूसरे को गधे की खाल में जिंदा सिल दिया गया और पूरे शहर में उनको घुमाया गया। खाल सूखने पर सिकुड़ती थी, जिससे अंदर इंसान की तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी। ऐसे ही इन्होंने लिखा है कि एक बार शिकार के दौरान एक प्यादे ने शोर मचाया, जिससे शिकार ही भाग गया। जहांगीर ने बिना किसी सुनवाई के उसी वक्त उस व्यक्ति को मौत के घाट उतारने का आदेश दिया। जहांगीर की यह डायरी सबूत है इस बात का कि कैसे उन्होंने इंसाफ पसंद बादशाह होने के साथ साथ अपने खौफनाक कामों को भी अंजाम दिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जहांगीर ने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा है, कौन से खतरनाक काम इन्होंने किए और कैसे उनके कामों ने मुगल बादशाहत की आगे की दिशा तय की। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जहांगीर, जिसे शहजादा सलीम कहा जाता था, उनकी कहानी असल में बगावत से शुरू होती है। 16वीं सदी के आखिरी सालों में मुगल दरबार अंदर ही अंदर उबल रहा था। सम्राट अकबर का शासन बहुत लंबा खिंच चुका था। वो 1556 से 1605 तक बादशाह रहे थे। लगभग आधी सदी तक हिंदुस्तान के बादशाह बने रहे। इस दौरान उनकी अगली पीढ़ी अपना धैर्य जैसे खो रही थी। सलीम ने खुद को गद्दी के लिए तैयार मान लिया था, लेकिन अकबर राजी नहीं थे। 1599 में जब अकबर दक्कन में उलझे हुए थे, तब सलीम ने इलाहाबाद में खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। इन्होंने यहाँ पर एक पैरेलल यानी समानांतर दरबार लगा लिया। यह सब कुछ जो हो रहा था, इसके लिए दरबार की भयंकर गुटबाजी भी काम कर रही थी पर्दे के पीछे। अकबर ने सुलह कुल की पॉलिसी बनाई थी। इस पॉलिसी से कुछ रेडिकल ग्रुप नाराज थे। उन्हें अकबर की जगह सलीम में अपना फ्यूचर नजर आ रहा था, लेकिन सलीम के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार कोई और नहीं बल्कि अकबर का सबसे खास इंसान था, यानी कि अबुल फजल। ये वही अबुल फजल थे जिन्होंने अकबरनामा लिखा था। सलीम को लगता था कि अबुल फजल उनके खिलाफ अकबर के कान भरते हैं। वो सलीम को उत्तराधिकार की रेस से बाहर करना चाहते हैं। ये वो दौर था जब सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाना आम बात होती थी, और यहीं से शुरू होती है मुगल दरबार की एक बहुत बड़ी राजनीतिक हत्या की साजिश। जहांगीर की डायरी का इससे क्या रिलेशन है, ये आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल सलीम ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को रास्ते से हटाने के लिए एक सीक्रेट डील की। ये डील हुई ओरछा के बुंदेला राजा वीर सिंह देव के साथ। 1602 के अगस्त महीने में अबुल फजल जब दक्कन से आगरा आ रहे थे, तब ग्वालियर के पास वीर सिंह देव की सेना ने अबुल फजल के काफिले पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। अकबर के सबसे पसंदीदा दोस्तों में से एक अबुल फजल का सिर काट दिया गया। इलाहाबाद में यह सिर सलीम के सामने पेश किया गया। हैरानी की बात पता है क्या है? जहांगीर ने अपनी इस डायरी में इस हत्या को बिना किसी शर्मिंदगी के एक्सेप्ट किया है। वो लिखते हैं कि अबुल फजल उसके रास्ते का कांटा था और उसको हटाना ज़रूरी था। इसके बाद जब जहांगीर राजा बना तो उसने इस हत्यारे वीर सिंह देव को सज़ा नहीं दी, बल्कि उसे 3000 का मनसब दिया। वीर सिंह को ओरछा का राजा बना दिया गया। कई इतिहासकार इस घटना को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का एक क्लासिक एग्जाम्पल मानते हैं। लेकिन सलीम की परेशानियां सिर्फ अबुल फजल की हत्या करने से खत्म नहीं हुई। उसे नहीं पता था कि असली खतरा बाहर से नहीं बल्कि उसके अपने घर के अंदर के आंगन से पनप रहा था। अकबर के आखिरी दिनों में मुगल परिवार की कलह अपने चरम पर थी।
दरबार के कई ताकतवर अमीर सलीम के अक्खड़ बर्ताव और उसकी शराब की भयंकर लत से परेशान थे। राजा मान सिंह, जो सलीम की पहली पत्नी शाह बेगम के भाई थे और मिर्जा अजीज कोका जैसे दिग्गज, अब एक नया खेल खेल रहे थे। वो सलीम के बजाय उसके बड़े बेटे खुसरो मिर्जा को अगला सुल्तान बनाना चाहते थे। खुद अकबर भी कहीं ना कहीं अपने पोते खुसरो को सलीम से बेहतर मानते थे। इस एक बात ने बाप और बेटे के बीच नफरत के ऐसे बीज बो दिए जिनकी फसल आगे चलकर बहुत ज़्यादा खूनी होने वाली थी। इस दुश्मनी का असर सलीम की पहली पत्नी शाह बेगम पर पड़ा। शाह बेगम एक मुश्किल सिचुएशन में फंसी हुई थी। एक तरफ उनका पति सलीम था जिसके लिए वो लॉयल रहना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ उनका सगा भाई मान सिंह और उनका अपना बेटा खुसरो था। ये अपने ही पिता के खिलाफ साजिश रच रहे थे। आगे चलकर उनकी बेगम ने 1605 में बहुत ज़्यादा अफीम खाकर सुसाइड कर लिया। जहांगीर ने अपनी डायरी में इस घटना पर दुख तो जताया है, लेकिन ये घटना अगर आप देखो तो इस बात का सबूत है कि मुगल राजघराने का अंदरूनी ढांचा सत्ता के लालच में किस हद तक खोखला हो चुका था। नवंबर 1605 में आखिरकार सलीम गद्दी पर बैठा और उसने खुद को खिताब दिया जहांगीर का, लेकिन गद्दी पर बैठते ही उसके सामने वही पुराना चैलेंज खड़ा हो गया, उसका अपना बेटा। अप्रैल 1606 में एक बड़ी घटना होती है। शासन शुरू हुए जहांगीर का मुश्किल से 6 महीने हुए थे। शहजादा खुसरो आगरा के किले से भाग निकला। उसने सीधे अपने पिता के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। पंजाब की तरफ भागते हुए खुसरो की सेना में हजारों वो लोग शामिल हुए जो जहांगीर से नाराज थे। जहांगीर ने इस बगावत को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बहुत बड़ी सेना देकर वो खुद खुसरो के पीछे निकल पड़ा। लाहौर के पास भैरोवाल के मैदान में दोनों की सेनाएं आमने सामने हुई। मुगल शाही सेना के सामने खुसरो की नई और बहुत ही कम एक्सपीरियंस वाली सेना टिक नहीं पाई। खुसरो हार गया और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के सबसे डार्क चैप्टर्स में से एक है। जहांगीर ने अपनी डायरी में खुसरो और उसके साथियों को दी गई सजा का ऐसा डिटेल्ड जिक्र किया है जो किसी को भी हैरान कर देगा। जैसे सिकंदर ने पोरस की बहादुरी को देखते हुए उसको माफ कर दिया था, उस तरह का कोई भी काम जहांगीर ने नहीं किया। एक जीते हुए राजा की तरह उसने कोई दया नहीं दिखाई, बल्कि अपने ही बेटे के सपोर्टर्स को बेरहमी से कत्ल किया। उसने आदेश दिया कि लाहौर के बाहर सड़क के दोनों तरफ लकड़ी के नुकीले खंभे गाड़े जाए। इसके बाद खुसरो के लगभग 700 सपोर्टर्स को उन खंभों पर जिंदा सूली पर चढ़ा दिया गया। जहांगीर का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उसने खुसरो को जंजीरों में जकड़कर एक हाथी पर बैठाया और उसे उस सड़क से गुजारा जहां पर वो लोग तड़प रहे थे। खुसरो को अपने ही दोस्तों और समर्थकों को तड़पते हुए, मरते हुए देखने के लिए मजबूर किया गया। ये मुगल सत्ता की क्रूरता का वो नंगा सच है जिसे किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि खुद जहांगीर ने अपनी कलम से अपनी डायरी में लिखा है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। 1607 में जब जहांगीर को ये शक हुआ कि खुसरो जेल से रहकर भी साजिश कर रहा है उसके खिलाफ, तो उसने अपने सगे बेटे की आंखें फोड़ने का आदेश दे दिया। खुसरो की इसी बगावत के दौरान एक ऐसी और भी घटना घटी जिसने इंडियन सबकॉन्टिनेंट का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। ये घटना थी सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी की शहादत। अक्सर कई दरबारी इतिहासकार ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि गुरु साहिब को सिर्फ पॉलिटिकल वजहों से मारा गया क्योंकि उन्होंने बागी खुसरो से मुलाकात की थी। लेकिन तुजुके जहांगीरी को गहराई से पढ़ने पर एक अलग ही सच्चाई सामने आती है। अपनी डायरी में जहांगीर सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी के बढ़ते प्रभाव से आशंकित नजर आते हैं। वो गुरु साहिब की संस्था को झूठ की दुकान कहता है और लिखता है कि इसे बंद करना या उन्हें इस्लाम के दायरे में लाना जरूरी है। जब बागी खुसरो भागते हुए तरन तारन पहुंचा तो उसने गुरु अर्जन देव साहिब से मुलाकात की। जहांगीर ने अपनी डायरी में लिखा है कि गुरु ने खुसरो को आशीर्वाद दिया और उसके माथे पर तिलक लगाया। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि तिलक वाली बात जहांगीर का गढ़ा हुआ एक झूठ था। ये वो मनगढ़ंत बहाना था जिसका जहांगीर बेसब्री से इंतजार कर रहा था ताकि वो गुरु अर्जन देव जी को राजद्रोह के आरोप में खौफनाक मौत दे सके। जहांगीर अपनी डायरी में साफ शब्दों में आदेश देता है कि गुरु साहिब को उसके सामने पेश किया जाए। वो उनका घर, उनकी संपत्ति मुर्तज़ा खान नाम के एक कट्टरपंथी अमीर को सौंपने का आदेश देता है और इसके साथ ही वो लिखता है कि उन्हें यासा के तहत मृत्युदंड दिया जाए। लेकिन अब इस पूरे सीन में, इस पॉलिटिकल हत्या में एक और खौफनाक लेकिन लोकल एंगल जुड़ा।
लाहौर में एक बहुत ही प्रभावशाली अधिकारी था चंदू शाह। चंदू शाह गुरु साहिब से निजी रंजिश रखता था क्योंकि उन्होंने अपने बेटे से चंदू शाह की बेटी का रिश्ता ठुकरा दिया था। जहांगीर के शाही आदेश की आड़ में चंदू शाह और मुर्तज़ा खान ने अपनी नफरत की प्यास बुझाई। गुरु साहिब को तपती रेत पर बिठाया गया, उबलता हुआ पानी उनके ऊपर डाला गया। ये सिर्फ एक सम्राट का आदेश नहीं था, यहाँ पर एक कमज़ोर राजतंत्र का भी सबूत देखने को मिलता है, जहाँ पर लोकल अधिकारी सम्राट के फरमान का इस्तेमाल अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए कर रहे थे। गुरु अर्जन देव जी की इस क्रूर हत्या का रिजल्ट ये हुआ कि सिख कम्युनिटी का जो स्ट्रक्चर था वो हमेशा के लिए बदल गया। जो पंथ अब तक पूरी तरह से शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक था, उसे ये समझ आ गया कि मुगल अत्याचारों का सामना सिर्फ शांति से नहीं किया जा सकता। गुरु अर्जन देव जी के बेटे छठे गुरु हरगोबिंद साहिब ने मीरी और पीरी का सिद्धांत दिया। उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और सिखों को हथियार उठाने और मिलिट्री ट्रेनिंग लेने का आदेश दिया। अगर जहांगीर ने वो क्रूर आदेश ना दिया होता तो नॉर्थ इंडिया का मिलिट्री इतिहास शायद कुछ और ही होता। लेकिन इन सबके बीच जहांगीर सिर्फ राजनीतिक हत्याओं में नहीं उलझे हुए थे। उनकी डायरी का एक बड़ा हिस्सा उनके नशे की लत की कहानी भी कहता है। एक बेहिसाब लंबाई वाले साम्राज्य का सुल्तान किस तरह अफीम और शराब का गुलाम बन सकता है, इसका इससे बेहतर और सच्चा डॉक्यूमेंट शायद ही कोई हो। जहांगीर बड़ी बेबाकी से लिखते हैं कि 18 साल की उम्र से उसने पीना शुरू किया। एक टाइम ऐसा आया जब वो दिन भर में डबल डिस्टिल्ड स्पिरिट के 20 प्याले तक पी जाता था। जहांगीर शराब का ऐसा लती था कि उसकी बॉडी इसे झेल नहीं पा रही थी। लेकिन शराब कम करने के साथ ही वो लिक्विड ओपियम, जिसे फिलोनियम कहा जाता था, उसका भी सेवन करने लगे। मुगल परिवार में नशे की बीमारी नई नहीं थी। अगर जहांगीर के दोनों भाई को देखें, मुराद और दानियाल, वो भी शराब की लत से ही मारे गए थे। लेकिन जहांगीर के इस नशे का सीधा असर मुगल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन पर पड़ रहा था। इतिहासकार मानते हैं कि इस गंभीर लत के चलते जहांगीर का एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। इसी खालीपन का फ़ायदा उठाया उनकी बहुत ही एम्बिशियस पत्नी नूरजहां ने। लेकिन नूरजहां का मकसद सिर्फ राज चलाना नहीं था, वो मुगल एम्पायर का अगला वारिस भी तय करना चाहती थी। उनके अपने निकम्मे दामाद शहरयार को अगला सुल्तान बनाने की साजिशें उन्होंने शुरू कर दी। इस साजिश में बहुत बड़ा रोड़ा था मुगल एम्पायर का सबसे वफादार और ताकतवर सेनापति महाबत खान। नूरजहां ने महाबत खान की मिलिट्री ताकत को कुचलने के लिए उस पर गबन के झूठे केस थोप दिए। अपनी जान और सम्मान बचाने के लिए महाबत खान को बगावत तक करनी पड़ी। हालात इतने ख़राब हो गए कि साल 1626 में झेलम नदी के किनारे महाबत खान ने खुद अपने ही सम्राट जहांगीर को अपने तंबू में बंदी बना लिया। ये किसी बाहरी दुश्मन का हमला नहीं था, ये महल की औरतों और वजीरों की गुटबाजी का वो खौफनाक रिजल्ट था जिसने सम्राट को ही बंधक बनाने पर मजबूर कर दिया। जहांगीर की धार्मिक नीतियां भी उसके अपने पिता अकबर से बहुत अलग और विरोधाभासी यानी कॉन्ट्राडिक्टरी थी। अकबर ने उलेमाओं को राजनीति से दूर रखा था, लेकिन जहांगीर के टाइम में ये जो रूढ़िवादी ताकतें हैं, इन्होंने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया। हालांकि जहांगीर दिवाली और नवरोज़ मनाता था, हिंदू संतों से मिलता था, लेकिन वो पॉलिटिकल दबाव और खुद के मूड के हिसाब से बहुत असहिष्णु भी हो जाता था। पुष्कर में वराह अवतार की मूर्ति को तुड़वा कर झील में फेंकवाना हो, कांगड़ा किले को जीतने के बाद वहां के मंदिरों में तोड़फोड़ करना हो या गाय की बलि देना हो, ये सब उसी असहिष्णुता के उदाहरण हैं। उसने गुजरात से जैन मुनियों को भी निकालने का आदेश दिया था। हालांकि जब कट्टरपंथी सूफी संत शेख अहमद सिरहंदी का प्रभाव बहुत बढ़ने लगा तो जहांगीर ने उन्हें भी पाखंडी बता दिया और ग्वालियर के किले में कैद कर लिया। सब मिलाकर बात यह है कि उसकी कोई एक फिक्स नीति नहीं थी, सब कुछ उसके बहुत ही आवेग वाले फैसलों पर निर्भर करता था। इन सबके बीच भारत की इकोनॉमी एक बड़े बदलाव से गुजर रही थी। मुगल एम्पायर के खजाने भरे हुए थे। वीर जी वोरा और शांतिदास जवेरी जैसे बड़े जैन ट्रेडर्स पूरी इकोनॉमी को संभाल रहे थे। इसी अपार धन की वजह से जहांगीर भव्य बाग बनवा पाया, जैसे कश्मीर का शालीमार बाग। इसी पैसे से बहुत ही माइन्यूट चित्रकला या मिनिएचर पेंटिंग अपने पीक पर पहुंची। लेकिन इस चमक के पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल भी हो रही थी। जहांगीर कला और शिकार में तो डूबा था, लेकिन उसे दुनिया के बदलते ग्लोबल नक्शे की कोई बढ़िया समझ नहीं थी। उसकी डायरी में सर थॉमस रो और विलियम हॉकिंस जैसे यूरोपियन दूतों का बहुत ही मामूली सा जिक्र है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसी के शासनकाल में भारत में अपने पैर पसार रही थी और सूरत में फैक्ट्रियां लगा रही थी।
मुगल्स एक ज़मीनी ताकत थे। जहांगीर को लगता था कि उसकी लाखों की फौज को कोई हरा नहीं सकता। उसने समुद्र को हमेशा सिर्फ मक्का जाने वाले तीर्थ यात्रियों के रास्ते के रूप में देखा। उसने कभी भी इन रास्तों को ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करने वाले एक स्ट्रेटेजिक हथियार के रूप में नहीं देखा। उसकी स्ट्रेटेजिक मायोपिया यानी अंधापन मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी भूल थी। जहांगीर ये समझ ही नहीं पाए कि फ्यूचर की जंग मैदानों पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर लड़ी जाने वाली थी। आज जब हम जहांगीर का इवैल्यूएशन करते हैं तो 19वीं सदी के ब्रिटिश इतिहासकारों के उस नज़रिए से हम नहीं कर सकते जो जाली ट्रांसलेशंस पर बेस्ड था। 20वीं सदी में जब अलेक्जेंडर रॉजर्स और हेनरी बेवरिज ने मूल फारसी पांडुलिपि का सही अनुवाद किया, तब जाकर जहांगीर का असली चेहरा दुनिया के सामने आया। बेवरिज ने जहांगीर की तुलना रोमन सम्राट क्लॉडियस से की है। दोनों में गजब की इक्वालिटी दिखती है। दोनों कला और प्रकृति प्रेमी थे, लेकिन दोनों ही कमज़ोर कैरेक्टर के थे और अपने ही करीबियों के हाथों की कठपुतली थे। जहांगीर के टाइम पर जो हुआ, उसने मुगल एम्पायर के पतन का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया। सत्ता के लिए अपने बाप से बगावत करना, बेटे को अंधा कर देना, इसने मुगल परिवार में खूनी परंपरा भी सेट की। इसी परंपरा पर चलते हुए आगे चलकर शाहजहां ने अपने अंधे भाई खुसरो को मरवाया। फिर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद करके अपने भाइयों का कत्ल किया। तो चूंकि जहांगीरी की सबसे बड़ी ताकत ही यही है दोस्तों कि ये हमें एक इंसान के अंधेरे कोने में झांकने का मौका देती है। जहांगीर बाबर की तरह अपनी क्रूरताओं को छिपाता नहीं है, बल्कि उन्हें जस्टिस और धर्म के नाम पर सही ठहराने की कोशिश करता है। वो एक ऐसा राजा था जो एक पल में किसी फूल की सुंदरता पर कविता लिख सकता था और दूसरे ही पल किसी इंसान की नसें काटने का बहुत ही क्रूर और खतरनाक आदेश दे सकता था। इतिहास को सिर्फ तारीखों और जीतों से नापा नहीं जा सकता। असली इतिहास उन फैसलों के पीछे के छिपे मनोवैज्ञानिक कमजोरियों और डर में भी छिपा होता है। और जहांगीर की हिस्ट्री उसके खुद के शब्दों में इसी डर और क्रूरता का एक बहुत ही सजीव और खौफनाक दस्तावेज है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जहांगीर की डायरी की। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स. Every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com. Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।